हाँ जी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में प्रॉफिट के नुकसान का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसके लिए अमाउंट ऑफ क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से कैसे मांगते हैं, इसके लिए मैंने आपको 9 स्टेप बताए थे। और इसके बाद मैंने एक आपको बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 33 करवा दिया था। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा और मैंने आपको कल की क्लास में दो बातें बताई थी कि जब आप प्रॉफिट पॉलिसी का क्लेम मांगने जाते हैं तो एक तो आप प्रॉफिट के नुकसान का क्लेम मांगते हैं, दूसरा जो भी प्रमाइसिस आपका जल चुका है या उसका नुकसान हो चुका है उसके एवज में कोई आप नई प्लेस को एक्वायर करते हैं या फिर आप किराए पर लेते हैं या कोई टेम्पररी कंस्ट्रक्शन पे खर्चा करवाते हैं, तो जो भी आप एडिशनल एक्सपेंसेस इंकर्ड करते हैं उसका भी क्लेम जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। अब वो एडिशनल एक्सपेंसेस जो भी आप खर्च कर रहे हैं उसका क्लेम कैसे कैलकुलेट करना है और इंश्योरेंस कंपनी से कैसे मांगना है, इसको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अब। तो देखिए मैंने आपको क्या बात बताई उसको एक बार मैं लिखवाता हूं, तब बात क्लियर होगी। देखिएगा। हाँ जी, समझेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखेंगे अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, टू टाइप्स ऑफ क्लेम, टू टाइप्स ऑफ क्लेम accepted by the insurance company, accepted by the इंश्योरेंस कंपनी। दो टाइप के क्लेम इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करती है, कौन कौन से? एक तो मैंने बोला लॉस ऑफ प्रॉफिट का, और दूसरा क्लेम एक्सेप्ट करती है क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस का, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। तो देखिए लॉस ऑफ प्रॉफिट का जो नुकसान हुआ है उसका क्लेम मांगेंगे कैसे, वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं बात कर रहा हूं क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस की। जो भी आप टेम्पररी कंस्ट्रक्शन पे खर्चा करते हैं उस खर्चे का क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से कैसे मांगेंगे। तो देखिए स्टेप नंबर 9 तक मैंने आपको लिखवा दिया था। अब यहां पर आप एक पर्टिकुलर स्टेप क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं बोल रहा हूं स्टेप नंबर 9A। ठीक है, चलिए देखेंगे। लिख लें आराम से यहां तक। इसके बाद आप लिखेंगे स्टेप नंबर 9A, जो कि है क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। चलिए अब इसमें लिखेंगे समटाइम्स अंडर एन एग्रीमेंट, अंडर एन एग्रीमेंट, sometimes under an agreement a policy holder, a policy holder is asked by the, is asked by the insurance company, is asked by the insurance company to claim for additional expenses,
in this case, in this case, insurance company, insurance company accepted the claim for additional expenses. Claim for additional expenses. देखिए मैंने क्या लिखवाया, समटाइम्स अंडर एन एग्रीमेंट अ पॉलिसी होल्डर इज आस्क बाय द इंश्योरेंस कंपनी, पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी से पूछता है कि हम जो एडिशनल एक्सपेंसेस पे खर्चा कर रहे हैं क्या आप उसका क्लेम हमें देंगे। तो इस केस में जो कंपनी है वो एक्सेप्ट करती है उसका क्लेम और उसको वो क्लेम प्रोवाइड करती है। अब बात आती है कि इस क्लेम की कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। तो आगे लिखेंगे देयर आर two situations for calculation of amount of claim। एडिशनल एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन के लिए, क्लेम अमाउंट के कैलकुलेशन के लिए दो सिचुएशंस बनती हैं। कौन कौन सी बनती हैं? सबसे पहली सिचुएशन इसमें लिखेंगे इफ ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, if all standing charges are insured, अगर सभी स्टैंडिंग चार्जेस आपने इंश्योर्ड करवा रखे हैं उस केस में अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो इसमें लिखेंगे एडिशनल एक्सपेंसेस और जीपी ऑन एडिशनल सेल, जीपी ऑन एडिशनल सेल whichever is lower, whichever is lower will be amount of claim, will be amount of claim। दूसरा केस पहले एक बार आप लिख लो, मैं सारी चीजें एक साथ समझा दूंगा। दूसरा केस इफ ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, पहले एक बार सारी बातें लिख लेंगे हम फिर एक साथ समझेंगे। चलिए एक सेकेंड होल्ड करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इफ ऑल स्टैंडिंग चार्जेस आर नॉट इंश्योर्ड, नॉट इंश्योर्ड, अगर सभी स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड नहीं करवा रखे उस केस में क्या करना है? तो इसमें लिखेंगे देन एवरेज क्लॉज विल बी एप्लीकेबल, उस केस में जो है वो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इस केस में जो क्लेम अमाउंट की कैलकुलेशन की जाएगी वो की जाएगी एवरेज एडिशनल एक्सपेंसेस और जीपी ऑन एडिशनल सेल whichever is lower, whichever is lower will be
अमाउंट ऑफ क्लेम। अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि सर एवरेज एडिशनल एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर यहां पर एवरेज एडिशनल एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे। तो आप स्टार मार्क करके लिखेंगे एवरेज एडिशनल एक्सपेंसेस का क्या मतलब है। तो देखिएगा इसकी कैलकुलेशन बनेगी एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। दूसरा केस, एवरेज एडिशनल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने ये बताया, दूसरा तरीका एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई जीपी ऑन एनुअल एडजस्टेड सेल डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एनुअल एडजस्टेड सेल प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ये आपका दूसरा तरीका मैंने बता दिया। एक बार आप यहां तक की बात नोट कर लें। सारी बातें मैं समझाऊंगा आपको, पहले एक बार नोट कर लेंगे। ओके रितिका, एक मिनट वेट करेंगे आप। पहले एक बार आप इतनी बातें नोट कर लें। देखिए ये आप थोड़ा सा लेट हो गए, हालांकि जो मैं समझाऊंगा समझ लेना। उतना आप एक काम करो, स्पेस छोड़ दो, ठीक है रितिका, उतना स्पेस छोड़ दो आप। ठीक है, मैं भी समझाऊंगा तब आप देख लेना कि कितना स्पेस छोड़ना है, ठीक है, तो टाइम लग जाएगा वरना। चलो यहां तक की बात नोट हो गई। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा सारी बातें मैं समझाऊंगा आपको, पहले एक बार नोट कर लेंगे कंटेंट। अब नोट डाल के कुछ बातें लिखेंगे मेरी आप, नोट डाल करके बेटा कुछ बातें लिखेंगे। पहला पॉइंट, अब ध्यान से पहले एक बार सारी बातें लिख लेते हैं, फिर मैं सारी बातें आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलो नोट डाल करके सबसे पहली बात लिखेंगे, इफ देयर इज एनी सेविंग इन additional expenses if there is any saving in additional expenses, then such saving will be reduced from the claim for additional expenses. Additional expenses। और नोट नंबर 2 लिखेंगे, नोट नंबर 2 लिखेंगे,
हाँ जी, नोट नंबर 2 लिखेंगे, इफ इंफॉर्मेशन अबाउट एडिशनल सेल is not given is not given in the question, if information एक मिनट, if information about additional sale is not given in the question, then sale during the period of indemnity during the period of indemnity will be considered as additional sale. चलिए पहले एक बार आप यहां तक की बात नोट कर लें। ये दो जो नोट मैंने लिखवाए हैं, एक बार यहां तक की बात नोट कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ रहा हूं, एक बार मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखा देता हूं, फिर एक बार समझ लेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 8A जो मैंने आपको बताया उसको कंप्लीट करवा दिया। अब फाइनल में स्टेप नंबर 9 बना रहा हूं, दोबारा से देखना, 9A बोलूंगा इसको मैं, नोट नहीं हुआ हो तो बता देना। अब मैं बना रहा हूं स्टेप नंबर 9A। चलिए स्टेप नंबर 9A लिखेंगे, फाइनल अमाउंट ऑफ क्लेम। 9A 9A था क्या पहले? तो इस स्टेप को आप कर लो, 10 ही कर लो, इसको स्टेप नंबर 10 कर लो आप, ठीक है। फाइनल अमाउंट ऑफ क्लेम देखिएगा, चलिए इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, इफ पॉलिसी अमाउंट इज इक्वल टू और more than, if policy amount is equal to or more than the GP on annual adjusted sale, then entire amount of loss of profit and then entire amount of loss of profit and then entire amount of loss of profit and claim for additional expenses will be amount of claim, will be amount of claim. Point number 2, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, इफ पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन
the GP on annual adjusted sale, then average clause will be applicable. और अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस केस में अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकाला जाएगा? तो देखें आप, एक तो क्लेम आप मांग रहे हो बेटा लॉस ऑफ प्रॉफिट का, और एक आप क्लेम मांग रहे हो फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस का। ये दोनों ही क्लेम आपको कब मिलेंगे? जब आपने पॉलिसी जीपी ऑन एनुअल एडजस्टेड सेल के बराबर करा रखी है, और अगर आपने इससे कम करवा रखी है तो जितने की पॉलिसी अमाउंट है उस प्रोपोर्शन में आपको क्लेम कम मिल जाएगा। चलिए देख लेंगे ध्यान से। अब यहां तक की बात आप नोट कर लें, यहां तक की बात नोट करके मुझे रिप्लाई करके बताएंगे, इसके बाद मैं सारी बातों को समझाऊंगा। देख लेंगे एक बार। हाँ जी, आप सभी का यहां तक का कंटेंट नोट हो गया है। अब मैं सारी बातों को समझा रहा हूं, ध्यान से बस आपको सुनना है और समझना है। देखिएगा, चलिए। हाँ जी, अब यहां से अपन टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किए थे आज की क्लास में कि क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस कैसे मांगा जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया साहब एडिशनल एक्सपेंसेस क्या होते हैं। जो भी बिजनेस का बेटा डिसलोकेशन पीरियड होता है, या बिजनेस जिस पीरियड के लिए सफर करता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो अपना बिजनेस करना बंद नहीं करता, कुछ ना कुछ टेम्पररी कंस्ट्रक्शन पे खर्चा करके अपने बिजनेस को कंटिन्यू करता है। अब सवाल यहां पर पैदा होता है कि सर जो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन पे खर्चा किया गया है या कोई भी प्रकार का एडिशनल एक्सपेंस किया गया है, क्या सर उसका भी अमाउंट ऑफ क्लेम मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से? तो इसका जवाब है बिल्कुल मिलता है। अब सवाल ये होता है कि सर वो एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम अगर मिलता है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है? तो बेसिकली मैं आपको उसकी कैलकुलेशन समझाने वाला हूं। तो देखिएगा, जो ट्रेडर या बिजनेसमैन है वो जब इंश्योरेंस पॉलिसी करवाने जाता है तो वो एक तो प्रॉफिट के नुकसान की पॉलिसी लेता है, दूसरा वो एडिशनल एक्सपेंसेस की भी पॉलिसी करवाता है। अब यहां पर आगे की बात समझना कैसे उसकी कैलकुलेशन करनी है। देखिएगा, इसमें मैंने आपको दो बातें बताई हैं। क्या क्या? इफ ऑल स्टैंडिंग चार्जेस आर इंश्योर्ड, अगर सभी प्रकार के स्टैंडिंग चार्जेस जो भी आप टेम्पररी कंस्ट्रक्शन पे खर्चा करेंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस करेंगे, सभी का अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो उस केस में अमाउंट ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन बनेगी जो भी एडिशनल खर्चा आप करते हो वो, और उस एडिशनल खर्चे से जो भी एडिशनल सेल जनरेट होती है उस पर बनने वाला जीपी, उस पर बनने वाला जीपी यानी उसको ग्रॉस प्रॉफिट की रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों में से जो कम अमाउंट आएगा वो आपका अमाउंट ऑफ क्लेम कहलाएगा। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, ये जो एडिशनल सेल है, इस एडिशनल सेल का क्या मतलब है? हालांकि ये बात मैंने नोट नंबर 2 में आपको लिखवाई है, लेकिन मैं अभी आपको इसको समझा रहा हूं, पहले इस एडिशनल सेल का मतलब समझना है। देखो एक बार, देखो एक बार, सुनना मेरी बात को ध्यान से। देखिए, मान लीजिए, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है, कंसेप्चुअली समझना है। देखो ध्यान से, एक पर्टिकुलर शॉप है, उस शॉप की 3 मंजिला इमारत है। ये उसका फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये उसका सेकंड फ्लोर हो गया, ये उसका थर्ड फ्लोर हो गया। अब फर्स्ट फ्लोर पे बिजनेस में आग लग गई, सेकंड फ्लोर पे बिजनेस में आग लग गई, लेकिन थर्ड फ्लोर अभी आपका रिमेनिंग है, उस पे आग नहीं लगी है। अब इस केस के अंदर थर्ड फ्लोर से तो बिजनेस आपका हो ही रहा है, साथ में
यहां पर उसने इन 2 फ्लोर पे बिजनेस नहीं होने के कारण से कोई एडिशनल प्लेस ले लिया, कोई एडिशनल प्लेस या टेम्पररी कंस्ट्रक्शन करवा लिया। और मान लीजिए उस डिसलोकेशन या इंडेमनिटी पीरियड में बेटा इन 2 प्लेसेस से तो सेल नहीं हो रही है, और इस प्लेस से सेल हुई मान लीजिए 40,000 रुपए की। सॉरी, हाँ जी, इस थर्ड प्लेस से बेटा सेल कितनी हुई, 40,000 रुपए की। और ये जो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन या एडिशनल प्लेस लिया गया था वहां से सेल जनरेट करी मान लीजिए 20,000 रुपए की। मेरी बात समझ में आई कि आपको क्या बोला मैंने? तो ये जो थर्ड प्लेस से आप नॉर्मल सेल जो जनरेट कर रहे हैं वो 40,000 रुपए की है, और इस एडिशनल प्लेस से जो कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर आग लगने के कारण से आप सेल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण से आपने जो एडिशनल प्लेस टेम्पररी कंस्ट्रक्शन करवाया है वहां से आप 20,000 की सेल कर रहे हैं। अब बात यह आती है कि सर एडिशनल सेल का क्या मतलब है? तो एडिशनल सेल बोली जाएगी यहां पर, ये 20,000 रुपए की एडिशनल सेल बोली जाएगी। इसको एडिशनल सेल आप नहीं बोलेंगे, इसको नॉर्मल और नेचुरल सेल बोला जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, यहां पर आपको क्लेम की कैलकुलेशन कैसे बनानी है, यहां मैंने आपको बताया कि जो भी एडिशनल एक्सपेंसेस टेम्पररी कंस्ट्रक्शन पे खर्चा करते हो एक तो उसे ले लो, और उस खर्चे करने के कारण से जो भी एडिशनल सेल जनरेट करते हो उस पर ग्रॉस प्रॉफिट की रेट से मल्टीप्लाई कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। दोनों में से जो कम होगा वही आपका अमाउंट ऑफ क्लेम कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अब मैं एक दूसरी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। दूसरी बात बोल रहा हूं, कई बार वो सवाल में बेटा दे देता है कि डिसलोकेशन पीरियड में आपकी टोटल 60,000 रुपए की सेल हुई है, जिसमें 40,000 की सेल तो नॉर्मल सेल है और 20,000 की सेल जो है वो एडिशनल प्लेस को लेने के कारण से हुई है। तो आपको आइडेंटिफाइड हो गया कि साहब 40,000 की तो नॉर्मल सेल है, 20,000 की एडिशनल प्लेस के कारण से। कई बार वो सवाल में इंफॉर्मेशन नहीं देता कि एडिशनल सेल कितनी है, इसका मतलब जो भी टेम्पररी कंस्ट्रक्शन पे खर्चा कर रहे हो उससे कितनी सेल जनरेट कर रहे हो। वो आपको सिंपल ये बोलेगा कि इंडेमनिटी पीरियड में इतनी सेल हुई है। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगा वो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। दोबारा से रिपीट करता हूं, मैं ध्यान से सुनेंगे। दूसरा केस समझना पहले, दूसरा केस है क्या। दूसरे केस में बेटा वो आपको इंफॉर्मेशन कैसे देगा, एक दुकान है, वो दुकान बेटा पूरी जल गई, ठीक है, पूरी जल गई, और आपने कोई एडिशनल प्लेस लिया होगा, आपने कोई एडिशनल प्लेस लिया होगा जहां से आपने मान लीजिए 50,000 की सेल जो है वो जनरेट की होगी। तो सवाल में दो तरीके से इंफॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से देगा। अगर वो आपको केवल इंडेमनिटी पीरियड की सेल दे रहा है, कोई भी एडिशनल सेल नहीं बता रहा है, इसका मतलब होता है कि जो भी दुकान है ना वो पूरी दुकान जल गई उसकी। इसका मतलब जो भी इंडेमनिटी पीरियड की सेल है वही आपकी एडिशनल सेल भी कहलाएगी। तो बेटा मैंने जो आपको नोट नंबर 2 में लिखवाया है, क्या बात लिखवाई है उसको पढ़ लो एक बार। If information about additional sale is not given in the question, then sale during the period of indemnity will be considered as additional sale। ये बात आपको मेरी समझ में आनी चाहिए। तो मैंने यहां पर बोला कि अगर आपको एडिशनल सेल की इंफॉर्मेशन सेपरेटली नहीं दे रखी, केवल आपको जो इंडेमनिटी पीरियड है या डिसलोकेशन पीरियड है उसकी एक ही सेल गिवन है, इसका मतलब वो आपकी जो है पूरा प्लेस जलने के कारण से हुई है, उसी को आपको इंडेमनिटी पीरियड की सेल माननी है। मतलब उसको आपको स्टेप नंबर 3 में शॉर्ट सेल की कैलकुलेशन में शामिल करना है और उसी को आपको एडिशनल सेल भी माननी है, ठीक है। लेकिन अब दूसरा केस जो मैंने आपको जस्ट ऊपर वाला भी बताया, वो केस क्या था, इसमें आपकी जो इंडेमनिटी पीरियड की सेल है वो टोटल कितनी है, देखा जाए तो 60,000 रुपए की इंडेमनिटी पीरियड की सेल है। 60,000 रुपए की इंडेमनिटी पीरियड की सेल है, इसका मतलब जब आप स्टेप नंबर 3 में शॉर्ट सेल की कैलकुलेशन करोगे उस समय इंडेमनिटी पीरियड की सेल कितनी कंसीडर करोगे, पूरे 60,000। लेकिन जब आप क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन के लिए आओगे तब वहां पर आपको केवल ये 20,000 कंसीडर करने हैं, केवल 20,000 एडिशनल सेल इसको कंसीडर करना है। अब मैं आपको जब सवाल आएगा तब मैं आपको प्रॉपरली इस बात को समझाऊंगा,
तो एक बार आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि एडिशनल सेल में किसको बोल रहा हूं। ठीक है, चलो अब आप इसको पढ़ेंगे। देखो, देखिएगा, तो मैंने आपको यहां पर क्या बताया कि अगर सभी स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड करवा रखे हैं तो अमाउंट ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन कैसे बनाओगे? जो भी टेम्पररी कंस्ट्रक्शन पे खर्चा किया गया है एडिशनल एक्सपेंसेस के रूप में, और उससे जो भी एडिशनल सेल जनरेट हुई है उस पर बनने वाला जीपी, दोनों में से जो कम होगा वो आपका अमाउंट ऑफ क्लेम कहलाएगा। बड़ी सिंपल सी बात मैंने ये बोल दी। अब आगे की बात सुनना। अगर बेटा सभी स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर नहीं करवा रखे, अब क्या होगा? तो आपको जितने भी एडिशनल एक्सपेंसेस करते हो पूरे एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आपने बेटा सभी स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड नहीं करवा रखे हैं तो आपको जितने भी एडिशनल खर्चे कर रहे हो ना आप, उसका क्लेम आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा उसको मैं आपको समझा रहा हूं। तो अब की बार आपको एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं लेने, आपको एवरेज एडिशनल एक्सपेंसेस लेने हैं। और जीपी ऑन एडिशनल सेल तो है ही भाई, उस खर्चों से जो भी एडिशनल सेल जनरेट करते हो उस पे बनने वाला जीपी, दोनों में से कम जो होगा वो आपका अमाउंट ऑफ क्लेम कहलाएगा। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि सर एवरेज एडिशनल एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो एवरेज एडिशनल एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन के दो तरीके इंश्योरेंस कंपनी ने बताए हैं। देखो कौन से तरीके हैं। फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था लॉस ऑफ जो प्रॉफिट पॉलिसी के अंदर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा प्रोसेस बताया गया है, अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर उसने दो फॉर्मूले दिए हैं, मैं आपको बता दूं मोस्ट प्रोबेबली 98% केसेस में आपको ये वाला फॉर्मूला पहला वाला अप्लाई करना है, और 2% केसेस में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जब आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो अपनाना है, वरना हमेशा आपको यही फॉर्मूला अपनाना है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको मैं समझाऊंगा, तब आपको बातें क्लियर भी हो जाएंगी। और अगर आप किसी भी मेथड से निकाल लोगे ना तो आपको बेटा डिफरेंस जो है ना वो 50-100 रुपए से ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मतलब लगभग लगभग मेथड दोनों से आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर जो है 50-100 रुपए का फर्क आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, चलो अपना आप कोई सा भी मेथड सकते हैं। तो मैंने आपको बताया एवरेज एडिशनल एक्सपेंसेस कैसे निकाले जाते हैं। तो जो भी एडिशनल एक्सपेंस किया है उसको मल्टीप्लाई करोगे नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। दूसरा फॉर्मूला है एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई जीपी ऑन एनुअल एडजस्टेड सेल डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एनुअल एडजस्टेड सेल प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना है। तो एडिशनल एक्सपेंसेस का जो क्लेम है बेटा वो पूरा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया जाएगा। क्यों कम कर दिया जाएगा? क्योंकि हमने सभी स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस नहीं ले रखा है। अब प्रोपोर्शनेटली कम कैसे किया जाएगा वो ये दो फॉर्मूले बता रखे हैं। तो दोनों ही एडिशनल एक्सपेंसेस को प्रोपोर्शनेटली कम किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। ठीक है, अब आगे की बात सुनेंगे। अब मैंने जो दो नोट लिखाए थे इनको पढ़ लो। दो नोट मैंने क्या लिखवाए? पहला, if there is any saving in additional expenses then such saving will be reduced from the claim for additional expenses। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसका क्या मतलब है। देखिए जो हम टेम्पररी कंस्ट्रक्शन पे खर्चा करते हैं, अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए 3 महीने का डिसलोकेशन पीरियड है आपका, 3 महीने बाद आपका जो प्रॉपर दुकान थी जिसका मरम्मत का काम चल रहा था वो मरम्मत का काम पूरा हो गया। अब आप टेम्पररी कंस्ट्रक्शन आपने जो टीन टावर लगा रखे होंगे उनको हटाओगे और हटा करके ओरिजिनल दुकान पे चले जाओगे। तो जब वो टीन टावर हटा करके आप उसको कबाड़ में बेचोगे ना तो कुछ ना कुछ पैसा रियलाइज हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो मैंने यही चीज बोली, अगर जो एडिशनल खर्चे करें उसमें कोई सेविंग हो गई, सेविंग का मतलब ये हुआ कि वो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन के लिए जो खर्चा आपने 3 महीने के लिए किया गया था ना, फिर 3 महीने बाद जब आप ओरिजिनल दुकान पे जा रहे हो तो उस टीन टवाड़ को फेंकोगे बाहर, फेंकोगे अल्टीमेटली क्या कबाड़ में बेचोगे या उसको स्क्रैप में निकालोगे, तो कुछ ना कुछ पैसा आपको मिल जाएगा। जो भी पैसा आपको रियलाइज होता है उसको फाइनल अमाउंट ऑफ क्लेम में से रिड्यूस कर देना। कौन सा फाइनल अमाउंट ऑफ क्लेम? जो कि क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए आप इंश्योरेंस कंपनी से मांगने जा रहे हो। अब मान लीजिए क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस निकला बेटा 20,000 रुपए का, और जो एडिशनल एक्सपेंसेस किए थे उसको कबाड़ में बेचने से 2,000 रुपए मिल गए। तो क्लेम मांगने जा रहे हो इंश्योरेंस कंपनी के पास 20,000 का,
उसमें से 2,000 रुपए माइनस करके आपको 18,000 रुपए का क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से मांगना है। बात समझ में आनी चाहिए। अब मैं जब आपको बेटा कैलकुलेशन सवाल में कराऊंगा ना, तब सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार आपको ऊपर ऊपर से मेरी बातें समझनी है, जो मैंने लिखा है वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसके बाद मैंने बेटा दूसरा नोट लिखवाया कि इफ इंफॉर्मेशन अबाउट एडिशनल सेल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी विल बी कंसिडर्ड एडिशनल सेल। सवाल में आपको एडिशनल सेल भी देगा, नॉर्मल सेल भी देगा। उसका मतलब यह होता है कि हमारी पूरी प्रमाइसेस नहीं जली हैं, कुछ जली हैं, कुछ बची हुई हैं। जो बची हुई हैं उस पर नॉर्मल सेल कर रहे हो, बाकी के लिए आप टेम्पररी कंस्ट्रक्शन से सेल कर रहे हो, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसमें तो आप इजीली आइडेंटिफाइड कर लोगे कि आपकी एडिशनल सेल कितनी है। लेकिन अगर आपकी पूरी प्रमाइसेस जल गई तो उस केस में वो एडिशनल सेल आपको नहीं बताएगा, वो सिर्फ ये बताएगा कि इंडेमनिटी पीरियड में इतनी सेल हुई है। अगर इंडेमनिटी पीरियड में 50,000 की सेल हुई है तो इसका मतलब कि 50,000 की ही इंडेमनिटी पीरियड की सेल है और 50,000 की ही एडिशनल सेल है। तो उस केस में अजम्पशन ये रखना है कि हमारी पूरी दुकान जल चुकी है और वही 50,000 की इंडेमनिटी पीरियड की सेल, वही हमारी 50,000 की एडिशनल सेल हो गई। बात समझ में आनी चाहिए आपको। अब इसके बाद बेटा मैंने बात करी स्टेप नंबर 10 में। अब स्टेप नंबर 10 जो है वो फाइनल अमाउंट ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन बनवा रहा है। कैसे बना रहा है ध्यान से सुनना। देखो बेटा, आपने ये पूरा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के अंदर एक तो प्रॉफिट के नुकसान का क्लेम मांग रहे हो इंश्योरेंस कंपनी से, एक आप क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस मांग रहे हो। सबसे पहली मैं बात करता हूं, अगर प्रॉफिट के नुकसान का क्लेम मांग रहे हो तो वो आपने स्टेप नंबर 6 तक कैलकुलेट कर लिया था। तो आप एक तो क्लेम किसका मांग रहे हो, लॉस ऑफ प्रॉफिट में प्रॉफिट का, और एक आप क्लेम मांग रहे हो, एक तो आप प्रॉफिट का क्लेम मांग रहे हो, एक आप क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस का मांग रहे हो। अब चेक ये करना है कि आपने पॉलिसी कितने के लिए रखी है। तो मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 7 में एनुअल एडजस्टेड सेल निकालना, और फिर स्टेप नंबर 8 में आपने उस पर जीपी कैलकुलेट किया, जो कि बेसिकली इस बात को दर्शाता है कि कितने की पॉलिसी आपको इंश्योरेंस कंपनी से लेनी है। तो स्टेप नंबर 8 के मुताबिक जो कि जीपी ऑन एनुअल एडजस्टेड सेल है, अगर उसके बराबर या बेटा उससे ज्यादा की पॉलिसी ले रखी है तो सारा का सारा लॉस ऑफ प्रॉफिट और क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। लेकिन अगर आपने पॉलिसी अमाउंट कम ले रखा है, किससे, जीपी ऑन एनुअल एडजस्टेड सेल से, तो आपको बेटा प्रोपोर्शनेटली क्लेम भी कम मिलेगा। तो आप मांगने किसका क्लेम जा रहे हो, एक तो प्रॉफिट के नुकसान का क्लेम मांगने जा रहे हो, एक एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम मांगने जा रहे हो। ये दोनों ही क्लेम कब मिलते, जब पॉलिसी आप जीपी ऑन एनुअल एडजस्टेड सेल के बराबर करते। लेकिन आपने कम की पॉलिसी ले रखी है तो प्रोपोर्शनेटली क्लेम भी आपको जो है वो कम मिलेगा। तो ये था इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। ये बात बेटा आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी समझ में आनी चाहिए। एक बार आप मुझे बताएं, क्या सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात यहां तक की क्लियर हो गई है क्या? हाँ जी। तो आज के क्लास में हमने क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन समझी है, और अब इसका फुल फ्लैज क्वेश्चन यानी अल्टीमेटली जिसमें प्रॉफिट के नुकसान का क्लेम भी मांगा जा रहा है और क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस भी मांगा जा रहा है, दोनों को मिलाकर के कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो बेटा आज की क्लास में मैं इतना रखता हूं, ठीक है, धन्यवाद।